गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएस बानसूर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आपका सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी उसी को हम रीड करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव, तो देखिए कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्पटन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारे पास जब किसी ग्रेफाइट बॉक्स पर, ये ग्रेफाइट का बॉक्स हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज हैं, यानी कि कोई भी एक्स किरणें डालते हैं। ये हमारे पास स्लाइड लगाई गई हैं, या कोलिमेटर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या एक्स रेज निकलेंगी, उनका जो पाथ है वो सीधा होना चाहिए। जो जो पाथ से रिफ्लेक्टेड है उनको रोक लिया जाता है। तो यहाँ पर गिरने के बाद जो वेव है उसमें कुछ चेंजमेंट होगा। तो पहले हम मान के चलते हैं कि जो वेव थी उसका जो वेव फंक्शन था या तरंग दैर्ध्य था वो लैम्डा था। और उसके बाद जो है, यानी कि स्केटिंग के बाद वो लैम्डा डैश हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी ग्रेफाइट बॉक्स पर या ग्रेफाइट के टुकड़े पर एक्स किरणों को डालते हैं तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। और इस परिवर्तन आने की घटना को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, इस तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आने की घटना को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। सिंपली हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। और जो कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के अंदर जो विस्थापन होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पटन विस्थापन। और ये जो कॉम्पटन विस्थापन है ये प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करेगा। तो सिंपल परिभाषा क्या है कि जब हम किसी एक्स किरण को ग्रेफाइट के बॉक्स पर डालते हैं या ग्रेफाइट के पदार्थ पर डालते हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है, तथा आपतित तरंग दैर्ध्य जो निर्गत तरंग दैर्ध्य है उससे कम रहती है। इस प्रभाव को हम बोलेंगे कॉम्पटन प्रभाव। और जो हमारे पास दोनों तरंग दैर्ध्य के अंदर विस्थापन आएगा उसको बोलेंगे हम कॉम्पटन विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, अब ये सिंपली हमारे पास एक प्रैक्टिकल है। ये सिंपली हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल की जो वैल्यूज़ आई हैं मैंने आपको बता दी। अब इसको चिरसम्मत कैसे एक्सप्लेन करता है और क्वांटम कैसे एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को हम और समझेंगे। तो देखिए, कॉम्पटन प्रभाव को समझने के लिए चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता की बात करते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट को ना, तो चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि जब हमारे पास कोई भी एक्स किरणें किसी ग्रेफाइट के टुकड़े पर गिरती हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों पर गिर रही है। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ जाएगा, इस साइड, और जो तरंग है वो हमारे पास इस तरफ क्या करती है? गति करती है। तो चिरसम्मत सिद्धांत ये मानता है कि पहले इसकी तरंग दैर्ध्य जो थी लैम्डा थी, और उसके बाद भी जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा ही रहेगी। इसके बाद भी लैम्डा ही रहेगी। और ऐसा मानने का रीज़न क्या था? ऐसा मानने का रीज़न ये था कि ग्रेफाइट बॉक्स या ग्रेफाइट के टुकड़े के अंदर जो परमाणु हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो सरल आवर्त कंपन गति करने लगते हैं, और ये कंपित दोलक समान आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय प्रकीर्णन करते हैं, तथा आपतित तरंगों की समान आवृत्ति पर प्रकीर्णन विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के सभी प्रभागों में प्रेक्षित होती है। यानी कि जैसे पहले सरल आवर्त गति करते थे गिरने से पहले, गिरने के बाद भी क्या करते हैं? सरल आवर्त गति ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तरंग छोड़ेंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि जब हम किसी ग्रेफाइट के बॉक्स पर एक्स किरणें डालते हैं
तो इसकी तरंग दैर्ध्य में अंतर आता है, जिसको हम कॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं या कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को कॉम्पटन किस तरह समझाता है वो अपन देखेंगे। कॉम्पटन किस तरह से समझाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रायोगिक परिणामों की कॉम्पटन की व्याख्या या कॉम्पटन विस्थापन सूत्र। तो सबसे पहले हम कॉम्पटन विस्थापन सूत्र देखेंगे। तो डेफिनेशन मैंने बताई दी थी, जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णन या ग्रेफाइट के पर डालते हैं तो आपतित एक्स किरणों से अधिक तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पटन प्रभाव बोल रहे हैं। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या के लिए विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से दी जाती है और एक्स किरणों को ये माना जाता है कि जो एक्स किरणों की ऊर्जा है वो क्वांटा या पैकेट्स के रूप में होती है। ठीक, और जब ये पैकेट्स किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? गतिज ऊर्जा, और कुछ ऊर्जा अपनी क्षय करके इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में या इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिलती है और वो पदार्थ से बाहर आ जाते हैं। और शेष बची ऊर्जा किसके पास रहती है? हमारे पास तरंग के पास रहती है। सिंपल देखो, इस तरह से मान सकते हैं, ये हमारे पास ग्रेफाइट था और इस ग्रेफाइट में परमाणु है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी तरंग को डाला इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? ये तरंग आपको वापस इधर मिलेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर एच म्यू, का मतलब है C अपॉन लैम्डा। जब हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है लैम्डा कम होगा, और जब ऊर्जा कम होगी तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। पहले इसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं कितनी है? E है, तो इसका लैम्डा कितना होगा? लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, जब ये ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पर तरंग की जो ऊर्जा है वो कुछ कम हो जाएगी, उसको हम ई डैश मानेंगे। और जब ऊर्जा कम होगी तो लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर लैम्डा डैश का मान लैम्डा से बढ़ जाता है। सिंपल। ठीक है, लेकिन चिरसम्मत सिद्धांत इस चीज़ को नहीं मानता। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्पटन विस्थापन आया उसका फॉर्मूला निकालते हैं कि ये विस्थापन वास्तव में कितना आता है और ये कोण पर डिपेंड करता है, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने माना, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने डायग्राम पहले डाल दिए थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक तरंग ली। ठीक है, तरंग की जो ऊर्जा है उसको मान रहे हैं E1h म्यू और इसका संवेग मान रहे हैं P1 बराबर h म्यू अपॉन C। यहाँ पर हम ग्रेफाइट की जगह हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन के पास केवल इसकी स्थिर एनर्जी यानी कि रेस्ट मास एनर्जी है, जो कि होती है E बराबर m0c² होती है। ठीक है, और जो संवेग होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना रहेगा? 0। ये इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था है। ये हमारे पास प्रारंभिक अवस्था है। तो प्रारंभिक अवस्था में तरंग की ऊर्जा E1 है, संवेग P1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c² है और संवेग कितना है? 0 है। अब जब ये तरंग इस इलेक्ट्रॉन पर गिर जाएगी तो आप बोलोगे टक्कर के बाद या प्रकीर्णन के बाद क्या होगा? तो प्रकीर्णन के बाद देखो कुछ ऐसा होता है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो प्रकीर्णन के बाद जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। हम मान के चलते हैं कि प्रकीर्णन के बाद या टक्कर के बाद जो तरंग है वो अपने मूल पथ से, मूल पथ ही होगा उसका, मूल पथ से फाई कोण बनाती है और उसकी ऊर्जा अब की बार E2 हो गई है। कम हुई या अधिक हुई उसको हम माइंड करके नहीं चल रहे, वो फॉर्मूले में अपना आप शो करेगा। ठीक है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो E2 है, उसको माने h म्यू डैश। ठीक, इसका जो संवेग है वो मान के चलेंगे P2 बराबर h म्यू डैश, क्योंकि इसकी आवृत्ति चेंज हुई है तो यहाँ पर भी हम आवृत्ति को चेंज करेंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। मोशन में आएगा तो उसका संवेग होगा P बराबर mv और उसकी एनर्जी होगी mc²। यहाँ पर m उसका वेरिएबल मास है ना कि रेस्ट मास। इसका मतलब है इसमें रेस्ट मास एनर्जी भी है और वेरिएबल एनर्जी भी काउंट है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? टक्कर के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम लागू करेंगे। तो हम यहाँ पर ये मैंने बताई दिया आपको, ये टक्कर के बाद था ना। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टॉपिक ये रहेगा कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे टक्कर के लिए ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण नियम के लिए ऊर्जा संरक्षण से सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण देखेंगे। देखो
यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, ई बराबर एच म्यू, और यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर। ये प्रारंभिक ऊर्जा है, और इसकी अंतिम ऊर्जा क्या होगी, एच म्यू डैश और एम सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण नियम से, ये हमारे पास तरंग की ऊर्जा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, ये वापस टक्कर के बाद तरंग की ऊर्जा है, और ये टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। यहाँ से हम केवल एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, और इस एच म्यू को इधर भेजेंगे, तो रहेगा एच म्यू माइनस म्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर। समीकरण नंबर हम इसको 1 दे देते हैं। ठीक, एक्स दिशा में अब देखो संवेग की बात करें तो संवेग देखो दो दिशाओं बढ़ रहे हैं, संवेग जो है वो दो दिशाओं में बढ़ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो हम एक बार तो एक्स दिशा में संवेग काउंट करेंगे, एक बार वाई दिशा में संवेग काउंट करेंगे। तो एक्स दिशा में कैसे करेंगे, इधर संवेग पी है, P2 है, तो यहाँ पर रहेगा P2, और ये फाई एंगल है तो P2 कोस फाई रहेगा, P2 कोस फाई। और यदि हमारे पास इधर संवेग P है तो इधर रहेगा P और कोस थीटा, और इधर की बात करें तो रहेगा P और साइन थीटा, और इधर रहेगा P2, वैसे आप इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, वैसे P1 पीछे मान लेता है इसलिए P रहने दो, P2, और ये भी क्या रहेगा, साइन और फाई रहेगा। अब आप संवेग संरक्षण नियम लगा सकते हैं। तो टक्कर से पहले संवेग कितना था, एच म्यू अपॉन सी, और इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना था, 0। ओके, एक्स दिशा की बात करें तो यहाँ पर देखो P2 कोस फाई और P2 कोस थीटा, तो यहाँ पर रहेगा P2 की वैल्यू एच म्यू डैश अपॉन सी कोस फाई और एम वी कोस थीटा। यहाँ से फिर हम एम वी कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और एच म्यू को इस साइड भेजेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, एच म्यू माइनस म्यू डैश एंड कोस फाई, म्यू माइनस का म्यू डैश एंड कोस फाई हमारे पास वैल्यू रहेगी। वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण नियम से बाई मोमेंटम कंजर्वेशन। अब वाई दिशा में देखेंगे तो वाई दिशा में देखो उसमें तो कोई संवेग नहीं था, यहाँ पर हमारे पास वाई दिशा में कोई संवेग नहीं है, सारे संवेग इसमें एक्स दिशा में। अब वाई दिशा में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रहेगा P साइन थीटा और P2 साइन फाई, तो हम लिखेंगे इधर तो रहेगा 0, ये है P2 साइन फाई, यानी कि एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस, ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, और ये क्या है, ऊपर की तरफ, इसमें दोनों सेम थे इसलिए हमने ऐसा लिया। विपरीत डायरेक्शन होने के कारण इसको एक को माइनस ले लिया, आप इसमें से किसी को भी माइनस ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम वी साइन थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो वाई अक्ष के अनुदिश हमने मोमेंटम निकाल लिया, इसको हमने दिया था समीकरण नंबर 3। चूँकि वाई दिशा में टक्कर से पहले कोई संवेग नहीं था इसलिए हमने इधर 0 लिखा है। अब देखिए एम वी सी साइन थीटा बराबर एच म्यू डैश साइन पाई, यहाँ से हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो यह आ जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर हमारे पास जो है देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास समीकरण ये है, ये वाली इस समीकरण का स्क्वायर करेंगे, और इधर हम इस समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये क्या है एम वी सी है इधर, और इधर भी हमारे पास क्या है एम वी सी है, तो ऑब्वियसली बात है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। तो अब देखिएगा, ठीक, और उधर क्या होगा, इधर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो एच म्यू डैश साइन फाई, तो ये रहा आपके पास एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, और इधर आप देखोगे तो आपके पास दो वैल्यू हैं, एच म्यू माइनस म्यू कॉस फाई का स्क्वायर होगा, स्क्वायर, तो ये रहेगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश कोस स्क्वायर फाई प्लस माइनस 2 म्यू डैश कोस फाई। तो हमने लिखा है कि एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और माइनस 2 म्यू डैश कोस फाई, एक टर्म रहेगी, कौन सी रहेगी, इसमें रहेगी म्यू स्क्वायर, तो ये रहेगा म्यू डैश कोस स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो कोस स्क्वायर जो है उसको हमने सिंपल ही साइन स्क्वायर के साथ क्या कर दिया है, मिला करके उसको 1 कर दिया है, और यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू डैश बच जाएगा। यहाँ पर है एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पर है एच म्यू डैश स्क्वायर और कोस स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू डैश स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे,
तो जो समीकरण हमारे पास है, ये समीकरण जो है ये हमारे पास ये वाली है, एम सी स्क्वायर का गई ये रही। इस समीकरण का हम क्या करेंगे, सिंपली वर्ग करेंगे। तो इधर रहेगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 और इधर आप इस सिंपल इसका वर्ग कर लीजिए, ये ए हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा। तो देखो एम स्क्वायर सी 4, तो ये आपके पास है एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश प्लस म्यू डैश स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब म्यू नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h म्यू नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस का म्यू डैश, म्यू ये रहेगा म्यू डैश, इस तरह से म्यू डैश रहेगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो हम समीकरण को, इसको समीकरण को और इस समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। कौन कौन समीकरण को, हम इन दोनों समीकरण को, इसको और इसको घटा देते हैं। इधर है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर है एम स्क्वायर सी पावर 4 और इधर है वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 को कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो मैं यहीं काट देता हूँ, कुछ बची टर्म को मैं लिख लूँगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो एम नोट सॉरी एम स्क्वायर सी की पावर 4 इसमें भी है और एम स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें है। तो यहाँ पर सी की पावर 4 कॉमन लेते हैं। इधर हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक। म्यू डैश स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। 2 म्यू म्यू कोस पाई और 2 म्यू म्यू डैश है, ये नहीं कटेगा, ओके। उसके अलावा और कुछ वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही। और एच स्क्वायर तो मल्टीप्लाई है ही। तो यहाँ पर बचेगा एम स्क्वायर सी 4 एंड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर वाले पार्ट में। तो हमने लिखा एम स्क्वायर सी पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस 2 म्यू म्यू डैश एच स्क्वायर और यहाँ पर बच रहा है माइनस 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई, ठीक है ना। तो हमने इसको कॉमन कर लिया, माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश और एक तरफ 1 बच रहा था, एक तरफ कोस फाई बच रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे कैसे बच रही है, इसको लिखेंगे एम नोट स्क्वायर सी पावर 4, ये ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बचेगा ये, ठीक है, क्या बचा 2h एम नोट स्क्वायर म्यू माइनस का म्यू डैश। तो ये रहेगा 2h एम नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस का म्यू डैश आपके पास बच जाएगा। चूँकि आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार एम की जो वैल्यू है वो रहती है एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को एम नोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, इसको मिला करके सॉरी एम स्क्वायर को और इसको मिला करके हम लिखेंगे एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। आपके पास ये दो टर्म्स बचेंगी, ये वाली और ये वाली बचेगी। तो इसमें से 2 भी कट जाएगा, आपके पास ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इसमें से h और इसमें से h कॉमन कट जाएगा। यहाँ पर आपके पास और कुछ नहीं बच रहा, जो बचा उसको लिख देंगे। तो देखो हम इसको लिख पाएंगे एम नोट स्क्वायर सी पावर 4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप समीकरण को सर ले जाओगे तो माइनस भी हट जाएगा और एच स्क्वायर से एच, यहाँ पर एच कट जाएगा, यहाँ पर एच कट जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर बचेगा म्यू माइनस का म्यू डैश और इधर बचेगा म्यू म्यू डैश। तो इनको हम डिवाइडेशन में ले लेते हैं, म्यू माइनस का म्यू डैश और म्यू म्यू डैश। तो हमने इसके डिवाइडेशन में लिया है, तो हम लिखेंगे एम नोट सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर बचा है एच तो ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस कोस फाई भी ऊपर आ जाएगा, ठीक, ये रहेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा करते हैं। लैम्डा की वैल्यू होती है सी अपॉन म्यू डैश। तो लैम्डा डैश की वैल्यू ये रहेगी, लैम्डा की वैल्यू ये रहेगी। आप इसमें सी कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश। ये वैल्यू आपके पास है, ये रही, देखो ये रही। कब, जब इस सी को हम नीचे ले आएँ तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन में सी आ जाएगा। और इसमें जब सी लेके आएंगे तो यहाँ पर सी रहेगा और ये स्क्वायर था, देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम इसको हटा सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हट गए। तो यहाँ पर रहेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस का कोस फाई। और इसको लिखेंगे डेल्टा लैम्डा, तो ये रहेगा डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। देखो यदि कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता तो इस लैम्डा डैश की वैल्यू आपके पास 0 आती,
लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब जब भी किसी एक्स तरंग को ग्रेफाइट पर डालते हैं तो वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो कॉम्पटन का जो मान था वो यहाँ तक था अपने पास, और ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कुछ इसकी वैल्यू और लिख देता हूँ। कॉम्पटन विस्थापन के जो परिणाम है वो हम पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले इसकी कुछ वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस का कोस फाई आया। तो आप लिखोगे लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी, कितनी है, ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको। जब आप इसमें ये वैल्यू निकालोगे एच अपॉन में एम नॉट सी और 1 माइनस कोस और कोस फाई है। तो ये जो एम नॉट सी की वैल्यू है, एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू ये आती है 0 पॉइंट, हमारे पास आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और ये रहेगा डेल्टा लैम्डा, ये रहेगा हमारे पास डेल्टा लैम्डा। और जब अपन डेल्टा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना, या फिर इसमें 180 डिग्री ऐड कर दें तो ये डबल हो जाएगा, -1 ये और 1 ये, तो +2 हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 0.0484 एंगस्ट्रॉम। कब रहेगी, ये रहेगी हमारे पास जब फाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तब ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल के लिए निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 वैल्यू निकलेंगी, देखो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एच एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। फाई की वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, फाई की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री हो सकती है, और फाई की वैल्यू आपके पास हो सकती है कितनी, 180 डिग्री। जब फाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब फाई की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आपके पास डेल्टा लैम्डा देखो कितना आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे कोस फाई को 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास कोई विस्थापन नहीं होगा। जब तरंग इस तरह से आ रही है और सीधी चली जी, इस स्केटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो किसी से टकरा नहीं रही, और टकरा नहीं रही तो उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होगा, और ऊर्जा का लॉस नहीं होगा तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 0 देगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा 90 डिग्री का मान है 0, तो ये हमारे पास रहेगा लैम्डा डैश इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट और सी आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जब इसकी वैल्यू 80 डिग्री होगी, 180 डिग्री है ना, तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा लैम्डा, वो आपके पास ये डेल्टा लैम्डा है, ये आपके पास मैक्सिमम मिलेगा, ये आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह से अलग अलग एंगल के लिए कॉम्पटन विस्थापन को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इतने डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले अगले वीडियो में हम कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन के जो परिणाम हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की दिशा निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, तो उस न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।